नमस्कार। आज हम एक विधानसभा क्षेत्र की नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। असली कहानी तो जमीन पर होती है, लोगों की जिंदगी में, उनकी उम्मीदों में। तो आज हम हरियाणा के कलायत विधानसभा को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो बस डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर यह समझना चाहते हैं कि एक बेहतर शासन की रूपरेखा आखिर दिखती कैसी है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कलायत की मिट्टी को समझेंगे, वहां का सामाजिक आर्थिक तानाबाना क्या है। फिर 2024 में वोटर्स ने क्या फैसला सुनाया, उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद इस जनादेश की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे, मतलब इसके पीछे की वजह क्या है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस जनादेश को एक मजबूत विश्वास में कैसे बदला जाए, इसका एक ब्लूप्रिंट देखेंगे। देखिए, किसी भी जगह की पॉलिटिक्स को समझना होना तो सबसे पहले उसकी मिट्टी की आवाज सुननी पड़ती है। यह सिर्फ चुनावी हिसाब किताब नहीं है, ये तो लोगों की उम्मीदों, उनकी तकलीफों और उनके हर दिन के संघर्ष की कहानी है। तो इस सेक्शन में हम वही आवाजें सुनने की कोशिश करेंगे जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं हरियाणा का, इसमें यह है कलायत। पर यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये उस जमीन की कहानी है जिसकी अपनी एक पहचान है, अपना इतिहास है। ये एक कृषि प्रधान इलाका है, मतलब यहाँ की संस्कृति, यहाँ की इकोनॉमी, सब कुछ जमीन से जुड़ा है। और यही चीज यहाँ की राजनीति की दिशा भी तय करती है। तो कलायत का जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है वो कैसा है? देखिए, इकोनॉमी तो खेती पर टिकी है। और समाज, यहाँ जाट वोटर्स का दबदबा है, करीब 35%। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। राजपूत और अनुसूचित जाति की आबादी जो करीब 24% है, वो भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। और एक और बात, यहाँ की लोकल पहचान बहुत मजबूत है और जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनका असर काफी गहरा होता है। इन सब बातों को समझे बिना आप यहाँ की पॉलिटिक्स को डिकोड कर ही नहीं सकते। अब जरा लोगों की आवाज सुनिए, सीधी सपाट। कोई फैक्ट्री नहीं जहां हमारे नौजवानों को काम मिल सके। बेरोजगारी, ये यहाँ की सबसे बड़ी, सबसे चुभने वाली शिकायत है। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक डेटा नहीं है साहब, ये हर घर का दर्द है। एक ऐसा दर्द जो नौजवानों के सपने तोड़ रहा है। और बात सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है। अगली शिकायत सुनिए, कोई अस्पताल नहीं, मरीजों को पीजीआई भेजना पड़ता है। सोचिए जरा, जब आपके परिवार में कोई बीमार हो और इलाज के लिए आपको घंटों दूर किसी और शहर जाना पड़े, तो सिस्टम पर आपका भरोसा कैसे टिकेगा? ये कलायत के हर परिवार का रोज का दर्द है। तो तस्वीर अब साफ हो रही है ना? नौकरी नहीं है, अस्पताल नहीं है, और अब ये सुनिए, स्कूलों की हालत खस्ता है। मतलब खराब शिक्षा, पीने का पानी नहीं, टूटी सड़कें, ये सब मिलकर एक ही कहानी बताते हैं, सिस्टमैटिक नेग्लेक्ट की कहानी। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी की क्वालिटी पर सीधा असर डालते हैं। तो ये तो थी लोगों की भावनाएं, उनकी परेशानियां। अब चलिए इन भावनाओं का नतीजा देखते हैं 2024 के चुनावी नतीजों के ठोस आंकड़ों में, क्योंकि डेमोक्रेसी में आखिर में आंकड़े ही बोलते हैं। देखते हैं लोगों ने अपने वोट से क्या कहा। यह है 2024 का इलेक्शन डैशबोर्ड। देखिए, कुल रजिस्टर्ड वोटर्स थे 2,14,000 से ज्यादा और वोटिंग हुई करीब 75%। ये अच्छा टर्नआउट है, मतलब लोग जागरूक हैं। अब नतीजों पर आइए। कांग्रेस को मिले 30% वोट और बीजेपी को करीब 22%, और जीत का मार्जिन 13,000 वोटों से ज्यादा। ये एक बहुत ही साफ मैंडेट है। ये बार चार्ट देखिए, ये वोट शेयर के फर्क को और साफ कर देता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जो लगभग 8.5% का गैप है ना, ये एक निर्णायक बदलाव की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक पार्टी की जीत या दूसरी की हार नहीं है, ये वोटर्स की तरफ से एक मैसेज है, बदलाव का मैसेज। 8.37%, ये है वो नंबर जो सारी कहानी कहता है। यह है जीत का अंतर। देखिए, पॉलिटिक्स में जब इतना बड़ा मार्जिन होता है तो ये अक्सर एक लहर का संकेत होता है। एक ऐसी लहर जो बताती है कि लोग मौजूदा सिस्टम से खुश नहीं थे, वो बदलाव चाहते थे। तो 2024 का ये नतीजा आया कैसे? इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इतिहास में ये एक तरह का फोरेंसिक एनालिसिस है। हम ये देखेंगे कि ये नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक पैटर्न है। चलिए उस पैटर्न को समझते हैं। यह टाइमलाइन देखिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। कांग्रेस 2005 में अपने पीक पर थी, करीब 42.5% वोट। 2014 तक ये गिरकर सिर्फ 15% पर आ गई, और अब 2024 में एक रीबाउंड है 30% पर।
दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, 2019 में 35% के पीक पर थी और अब 2024 में 22% पर आ गई। इससे क्या पता चलता है? यही कि कलायत का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो परफॉर्मेंस देखता है और फिर फैसला करता है। तो इन सब आंकड़ों का मतलब क्या है? निचोड़ यह है कि 2024 का नतीजा एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी लहर थी। ये एक प्रोटेस्ट वोट था। किसके खिलाफ? विकास की कमी के खिलाफ। नौकरी, अस्पताल, स्कूल, जब ये सब नहीं मिलते तो जनता अपना गुस्सा वोट के जरिए दिखाती है। और यहीं पर एक बहुत बुनियादी बात याद रखना जरूरी है। देखिए, चुनावी जनादेश सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, ये एक पवित्र विश्वास है, ये एक जिम्मेदारी है। ये मांग करता है कि शासन ऐसा हो जो हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करे। यही तो हमारे संविधान की आत्मा है कि सत्ता लोगों के भरोसे पर चलती है। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रॉब्लम को समझा, जमीन की आवाज सुनी, नतीजों को डिकोड किया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब हम पास्ट से निकलकर फ्यूचर की तरफ देखते हैं, एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड प्लान कि आगे का रास्ता क्या हो। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क सामने रख रहे हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसके 4 पिलर्स हैं। पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठन की मजबूती। तीसरा, विकास का एजेंडा। और चौथा, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बात है चुनाव जीतने के बाद डिलीवर करने की। अब इस सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारा जाए? ये है एक विन बैक स्ट्रैटेजी। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है। चुनाव से 90 दिन पहले डेटा और मैसेज पर काम, फिर अगले 30 दिन लोगों के बीच में गहन संपर्क, उसके बाद पब्लिक मोबिलाइजेशन और आखिरी 15 दिन ग्राउंड पर फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। हर स्टेप बहुत जरूरी है। और आज के जमाने में कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं होता, खासतौर पर युवाओं तक पहुंचने के लिए आपको मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल करने होंगे, जैसे सीधी और तेज पहुंच के लिए व्हाट्सएप पॉड्स, यूथ को एंगेज करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स, और हाँ, गलत जानकारी से लड़ने के लिए एक सेंट्रल फैक्ट काउंटर, और जो वोटर्स अभी तय नहीं कर पाए हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए टारगेटेड डिजिटल एड्स। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती पर। देखिए, चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल है लोगों का भरोसा जीतना और उसे बनाए रखना। वोट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन विश्वास, वही डेमोक्रेसी की असली बुनियाद है। तो सवाल यह है कि एक चुनाव वोटों से जीता जाता है, ठीक है, पर सच्चा विश्वास कैसे कमाया जाता है और उसे टिकाऊ कैसे बनाया जाता है? वोट आप हासिल कर सकते हैं, पर विश्वास वो कमाना पड़ता है। यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब अगर हम नए विधायक विकास सहारण की बात करें तो उनके सामने एक मिला जुला स्कोर कार्ड है। उनकी ताकत क्या है? वो युवा हैं, उनमें एनर्जी है, एक नया विकल्प है और एक सियासी विरासत भी है। पर चुनौतियां भी हैं, शासन का अनुभव नहीं है और पिता से जुड़े कुछ पुराने विवाद भी हैं। तो उन्हें अपनी ताकतों को भुनाना होगा और इन चुनौतियों को पार करना होगा। कलायत की जनता की उम्मीदें अब उन्हीं से हैं। और यहीं पर विश्वास बनाने का दूसरा अहम सिद्धांत आता है। आज के डिजिटल दौर में भरोसा कमाने का मतलब है जिम्मेदारी के साथ बात करना। इसका मतलब है कि आप वोटर की प्राइवेसी का सम्मान करें, उनकी सहमति का सम्मान करें। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है वो भी इसी पर जोर देता है। यही विश्वास की नींव है। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि वादे पूरे होते हैं या नहीं। कलायत का भविष्य लिखा जाएगा नौजवानों को दी गई नौकरियों से, परिवारों को मिली स्वास्थ्य सुविधाओं से और सबके लिए साफ पानी से। यही है असल मुद्दे, यही है राजनीति से परे एक मकसद। क्योंकि लोग वादे नहीं, काम देखते हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे,